तो आज के आपके करंट अफेयर्स 9 अगस्त 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है कॉल मनी मार्केट। अब देखो ये कॉल मनी मार्केट क्या होता है। कई बारी आपके जो बैंक्स है ना, बैंक्स को अर्जेंट कैश की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, बैंक्स को खुद अर्जेंट कैश की जरूरत पड़ जाती है। शायद कस्टमर्स की डिमांड ज्यादा है या लोन्स की डिमांड, मतलब वो भी चलो कस्टमर्स की डिमांड है। कस्टमर के यहाँ तो अपने पैसे की डिमांड ज्यादा थी या लोन्स की डिमांड ज्यादा है, या जितना मिनिमम बैलेंस शीट आरबीआई को दिखानी होती है। आरबीआई हर 15 दिन बाद चेक करता है कि जो मिनिमम आरबीआई ने बोला है उतने पैसे आपके अकाउंट में एक बार शो करने पड़ते हैं। तो बैंक्स क्या करते हैं, एक दूसरे को भी लोन्स ऑफर करते हैं, पर इसमें जो शॉर्ट टर्म लोन होते हैं ना उन्हें कहते हैं कॉल मनी मार्केट। अब ये कॉल मनी मार्केट कोई ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं मिलते, ये सिर्फ 1 से मैक्सिमम 14 दिन के लिए लोन होता है। ठीक है, इसमें अगर आप इस लोन को एक दिन के लिए लेते हो, ओवरनाइट, बस एक दिन के लिए, आज के लिए पैसा चाहिए, जैसे मैंने आपको कहा कि बैंक्स को शायद कोई अर्जेंट पैसे की जरूरत आ जाए, कल तक पूरे हो जाए, मतलब आज जो फाइनेंसेस थे आज के खर्च हो गए हैं और एक्स्ट्रा पैसे बैंक को चाहिए, वो किसी और से लोन के तौर पे ले सकता है और कल रिटर्न कर दे। ठीक है, कल रिटर्न कर दे या 14 दिन के अंदर अंदर, ऐसे लोन होते हैं। तो ये जो अगर एक दिन के लिए लोन लिया जाएगा इसे ओवरनाइट बेसिस पे, तो इसे कॉल मनी बोलते हैं। और मैक्सिमम 2 से मतलब 14 दिन तक लिया जाता है, उसे नोटिस मनी बोल देते हैं कि हाँ कुछ दिनों बाद देंगे। कॉल मनी का मतलब है इमीडिएटली अरेंज हो जाती है। देखो ये अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं। बैंक्स जब एक दूसरे को लोन देते हैं ये कॉल मनी के अंडर, वैसे अगर आपको कोई भी लोन लेना है आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, कुछ ना कुछ शो करना पड़ता है पेपर में कि ये चीज के बदले ये चीज। ठीक है, बैंक्स आपस में अनसिक्योर्ड लोन्स देते हैं। बैंक रिटर्न कर पाएगा नहीं कर पाएगा दूसरे बैंक को कोई पता नहीं है, बस ये सिर्फ बिजनेस ट्रस्ट के ऊपर चलता है कि एक बैंक ने दूसरे बैंक को ही दिया। तो ये अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं। ठीक है, पर ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं होते, तो इनके लिए बहुत जल्दी पता चल जाता है, क्योंकि अगर 14 दिन में वापस नहीं आए तो यानी कि वो बैंक डिफॉल्ट कर चुका है। ठीक है, इस तरीके से ये चीज। अब इससे आगे बढ़ते हुए जो सेकंड करंट अफेयर है वो है एक्सपोर्ट बैन। देखो ये काफी महीनों से आपके करंट अफेयर लगातार डेवलप होता जा रहा है, तो वही चीजें आगे और पढ़ते हुए, अगर आपको याद हो मई के महीने में सरकार ने वीट के, स्टार्टिंग में वीट के एक्सपोर्ट बैन किए थे। ठीक है, उसके बाद वीट के बाद जो वीट का इवन आटा बनता है, पहले नॉर्मल जो आपकी क्रॉप आती है वो बैन कर दी, फिर उसके बाद आटा भी बैन कर दिया गया, और अब लेटेस्ट जो आपके वीट फ्लोर के और तरीके हैं, जैसे कि आपका मैदा हो गया, आपका सूजी हो गया, ये सारी की सारी जो अलग अलग वेराइटीज हैं, इन सबको भी अब बैन कर दिया गया, इनका भी एक्सपोर्ट नहीं होगा। ये क्यों बैन किया जा रहा है, क्योंकि देखो अगर इनकी हमारी अपनी इंडिया के अंदर कमी पड़ गई ना, डोमेस्टिक मार्केट में कमी पड़ गई, तो आपकी महंगाई और ज्यादा बढ़ने लग जाएगी। और खाने की क्रॉप्स, खासकर वीट और राइस, ऐसी चीजें हैं जिसे ज्यादातर इंडिया कंज्यूम कर रहा है, तो इन चीजों की हम कमी नहीं पड़ने दे सकते, इसलिए गवर्नमेंट एडवांस में ही स्टेप उठा रही है और हम इनके एक्सपोर्ट्स बैन कर रहे हैं। देखो इस टाइम आपके वैसे भी क्या है, इस टाइम जो वीट और वीट के प्रोडक्ट्स है ना, इसके पूरी दुनिया में प्राइजेस बहुत अच्छे मिल रहे हैं, इसलिए भी लोग एक्सपोर्ट, जो हमारे यहाँ पे एक्सपोर्टर्स हैं वो बहुत इंटरेस्टेड हैं वीट बेचने के लिए, क्योंकि वीट के दाम बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो फिर गवर्नमेंट क्यों मना कर रही है? देखो गवर्नमेंट को सिर्फ इसी चीज से इश्यू है, क्योंकि हुआ क्या है इस साल, मतलब हम शायद बेच भी देते हैं, और ओरिजिनली जब आपकी रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई ना, क्योंकि यूक्रेन दुनिया में बहुत बड़े स्केल पे एक्सपोर्ट करता है, इवन रशिया, हमने सारी दुनिया को वीट बेचनी एक बारी, पहले हमने स्टार्टिंग में सोचा था कि हम बेचेंगे, पर तब तक आपकी जब अप्रैल आया, जब आपकी हार्वेस्ट होनी शुरू हुई क्रॉप्स, तब पता चला कि इस साल जो वीट हुई है वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत ज्यादा, क्योंकि आपकी इस बारी मार्च मिड में ही बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लग गई थी। एक्सेस हीट आपकी वीट की क्रॉप को ना तबाह करके रख देती है। तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के जो एरियाज हैं जहां पे वीट प्रोड्यूसिंग बेल्ट है, वहां पे बहुत बड़े स्केल पे वीट डैमेज हो गई थी, और इस कारण हमारी वीट की जब प्रोडक्शन कम हो गई तो हम अब बाहर नहीं बेच सकते थे, हमें अपनी मार्केट को ही इंश्योर करना था, इसीलिए ये चीज।
ठीक है, क्लियर है। अब वैसे अगर जनरली देखा जाए, देखो इंडिया वैसे भी कोई दुनिया में ज्यादा एक्सपोर्ट इससे पहले नहीं करता था। हम दुनिया के सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर जरूर हैं, चाइना सबसे ज्यादा वीट प्रोड्यूस करता है, उसके बाद हम करते हैं, पर हम दुनिया का सिर्फ 1% ही वीट एक्सपोर्ट में अकाउंट करते हैं। बाकी सारा हम खुद अपनी पॉपुलेशन को चाहे सब्सिडी में खिलाने के लिए चाहे वैसे मार्केट सेलिंग के लिए हम इंडिया के अंदर ही यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे अगर मेजर मार्केट जिन्हें हम एक्सपोर्ट करते भी हैं उसमें बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जो हमारे पड़ोसी देश ही हैं, और हमसे थोड़ा सा आगे यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई जो है, वहां तक हम ज्यादातर हमारे एक्सपोर्ट जाते हैं। जैसे श्रीलंका और यूएई दोनों मिलके उन्होंने हमारी 50% एक्सपोर्ट इन्होंने किया था, मतलब उनका जो वो इंपोर्ट करते हैं उनका 50% इंडिया से ही था, तो अच्छी तरह इंडिया पर डिपेंडेंट है, तो उनके लिए तब भी एक्सेप्शन क्रिएट कर देते हैं, पर बाकियों के लिए हम एक्सेप्शन नहीं क्रिएट करते। ठीक है, नेपाल जैसों के लिए तो नेपाल ने 90% अपनी वीट इंडिया से मंगाई हुई थी, तो वही चीज है। ठीक है, थर्ड करंट अफेयर है रिंग वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। अब ये रिंग वैक्सीनेशन क्या है, देखो आपको पता ही है कि आपके मंकी पॉक्स लगातार फैल रहा है। ठीक है, मतलब काफी सारे पेशेंट्स आ रहे हैं। खैर इसका कोई अभी बहुत बड़ा आउटब्रेक नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े स्केल पे पॉपुलेशन इफेक्ट हो रही है, पर हमें इसके लिए थोड़ी बहुत ही वैक्सीनेशन करनी जरूरी है ताकि इसका स्प्रेड रुक सके। अब इसके लिए जो हम स्ट्रैटेजी अपनाने लगे हैं, देखो हमने जैसे कोविड के लिए तो मास वैक्सीनेशन किया, सबको वैक्सीनेट कर दो। मास वैक्सीनेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वो बीमारी फैल चुकी थी और अब उसका कोई कॉन्टैक्ट पॉइंट नहीं था कि किस पर्सन से ये बीमारी फैल रही है। पर मंकी पॉक्स अभी स्टेज पे घूम रहा है जहां पे पेशेंट्स डिटेक्ट हो रहे हैं कि ये पर्सन को बीमारी हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी पर्सन को बीमारी हुई है उसे उसे तो चलो बीमारी हो गई है, उसके जो इमीडिएटली कॉन्टैक्ट में लोग आए हैं जितने, उन सबको ट्रैक किया जाए, इन सबको वैक्सीनेट, और इनके जो क्लोजेस्ट कॉन्टैक्ट्स हैं उन्हें आगे वैक्सीनेट कर दिया जाए। तो एक रिंग बन जाएगी, एक क्लोज सर्कल में सारी वैक्सीनेशन हो रही है। इसके कारण क्या होगा, अगर यहीं पे बीमारी रुक गई फिर बाकी सारी पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं रिंग वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी, जहां पे जिस पर्सन जो इफेक्टेड पर्सन होता है उसके आसपास जो लोग होते हैं उन्हें करना बहुत जरूरी है। पर इसकी एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे थॉरो रैपिड सर्वेलेंस चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपने एक भी पर्सन जो इफेक्ट हो चुका है उसे मिस कर दिया, वो और बहुत सारे लोगों में बीमारी फैला देगा। तो इस गवर्नमेंट को इस चीज के ऊपर साथ साथ ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, नहीं तो वही फिर से कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो जाता है, फिर कंट्रोल से बाहर हो जाती है चीजें। ठीक है, फोर्थ करंट अफेयर एक बहुत ही यूनिक चीज के बारे में, न्यूजीलैंड हमने अभी कुछ महीने पहले पढ़ा था, जो टर्की देश है, टर्की अपना नाम बदल चुका है, अब टर्की का नाम बदल के तुर्की हो गया। ठीक है, टर्की नहीं है, वो तुर्की है। ठीक है, यहाँ अगर उनकी भाषा में बोलो तो तुर्किया, उसे वो रेफर करते हैं, तुर्किया। ठीक है, वैसे ही न्यूजीलैंड भी अपना नाम बदलने लगा है, क्योंकि जो न्यूजीलैंड है ना, ये ओरिजिनली कॉलोनी थी और इसे डच जो थे उन्होंने इसका नाम, ये जो उन्हें आइलैंड मिला था इसका नाम उन्होंने रखा न्यूजीलैंड। ठीक है, तो वहां के जो लोकल इंडिजिनस लोग हैं वहां पे ना, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उन्हें माओरी माओरी आपकी वहां के लोकल ट्राइबल्स रहे हैं किसी जमाने में, जो उस पूरे आइलैंड पे रहते थे। बाद में आपकी जब कॉलोनियल पावर्स वहां पे आई हैं, उन्होंने आके, पहले डच आए, बाद में फिर ब्रिटिश ने टेक ओवर कर लिया, उन्होंने इस लैंड को फिर नाम दे दिया था न्यूजीलैंड। डच ने दिया था, बाद में ब्रिटिश ने टेक ओवर कर लिया। पर ये जो सारी की सारी चीज है, अब इसे वहां के लोकल्स जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो इस चीज के ऊपर स्ट्रेस दे रहे हैं कि हमें हमारा पुराना नाम वापस चाहिए, जिससे हमारा इस लैंड को जो ट्रेडिशनली बुलाया जाता था वो है औती अरोआ। तो न्यूजीलैंड का नाम चेंज करके औती अरोआ कर दिया जाए, ये पिटिशन चल रही है। या अभी पिटिशन स्टेज पे ही है, अभी पार्लियामेंट उनकी अब कंसिडर करने लगेगी, और अगर ये आइडिया पास हो जाता है पार्लियामेंट में तो न्यूजीलैंड का नाम चेंज होके औती अरोआ हो जाएगा।
पर क्योंकि इतने ज्यादा लोगों ने साइन कर दी है तो अब पार्लियामेंट कमेटी को इसके ऊपर विचार करना ही पड़ेगा, वो इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो न्यूजीलैंड का शायद, अभी शायद वाली स्टेज पे ही है, शायद नाम चेंज हो जाए और ओती अरोवा बन जाए। ठीक है, जो वहां के लोकल मरौरी लोगों के अकॉर्डिंग नाम है। ठीक है, आपको कभी पेपर के अंदर ना, प्रीलिम्स के अंदर ये भी क्वेश्चन आया होता है, आपको सिर्फ ये आ जाएगा माओरी ट्राइब या माओरी पीपल किस लैंड के इंडिजिनस लोग हैं। तो पॉलिनेशियन मतलब आपका न्यूजीलैंड भी हो गया, जो आपके इंडोनेशिया के नीचे जितने आइलैंड्स हैं ये सारे पॉलिनेशियन आइलैंड्स हैं, यहाँ पे रहने वाले, इवन ऑस्ट्रेलिया के अंदर माओरी पाए जाते हैं। तो ये पूरे एरिया में जो ये नीचे आपके सदर्न हेमिस्फीयर में इस साइड पे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की साइड पे जितने आइलैंड हैं और ऊपर इंडोनेशिया की साइड भी, यहाँ पे ये माओरी कम्युनिटीज रहती हैं। तो याद रखना, इनमें से अगर कोई ऑप्शन आता है तो ये लोग यहाँ रहते हैं। ठीक है, मोस्टली चांस न्यूजीलैंड का ही रहेगा क्योंकि न्यूजीलैंड क्वेश्चन में है, करंट अफेयर्स में है, तो इस कारण। फिफ्थ करंट अफेयर है एडजर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट के बारे। आपकी पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन खत्म हो गया मंडे को, और उसके बारे ये सारी न्यूज थी। ठीक है, और ये सेशन 4 दिन, अभी 4 दिन और वैसे सोचा हुआ था कि हम सेशन रखेंगे, पर इसे पहले ही खत्म कर दिया गया। अब ये होते क्या है पार्लियामेंट के मोशंस में, इनके बारे में बताऊं। देखो, पार्लियामेंट एक पूरे साल में, पार्लियामेंट कभी भी सारा साल नहीं काम करती, पार्लियामेंट बीच बीच में ना कुछ कुछ टाइम फ्रेम में काम करती है। वो कितनी भी मीटिंग्स रख सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। वो जिन भी फेजेस में काम करेंगे उन्हें हम कहते हैं कि इस टाइम आपकी पार्लियामेंट सेशन में है। ठीक है, ये सारे आपके सेशन हो गए, जितने भी दिन होंगे। ठीक है, ये भी फिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कितने दिन आपको पार्लियामेंट बुलानी पड़ेगी। आप बुलाने को 40 दिन बुला रहे हो, किसी टाइम सिर्फ 4 दिन के लिए बुला रहे हो, किसी टाइम आपके 20 दिन के लिए बुला रहे हो, किसी टाइम कुछ भी लगा लो 15 दिन के लिए बुला रहे हो, मर्जी है, कोई फिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ एक कंडीशन रखी है कि 2 सेशंस के बीच में कभी भी, 2 सेशंस के बीच में, 2 सेशंस के बीच में कभी भी नॉट मोर देन 6 मंथ्स गैप, 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। एक साल में जितनी बारी मर्जी बुलाई जाओ, या सारा साल चलती भी रहने दो, पर क्योंकि रोज की कॉस्ट करोड़ों में पड़ती है पार्लियामेंट को चलाने की, इस कारण उसे बीच बीच में बुलाया जाता है। ठीक है, और रोज इतना काम भी नहीं है इस कारण। तो ये बीच के आपके पीरियड खाली होते हैं, इसे कहते हैं कि आपकी पार्लियामेंट रिसेस पे है। इस टाइम यहाँ पे कोई पर्सन नहीं होता, खाली होती है पूरी की पूरी पार्लियामेंट, ये रिसेस होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी पार्लियामेंट काम करती है। बस एक कंडीशन है कि 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं हो सकता, मीटिंग्स बुलाने को जितनी मर्जी बुला लो। अब जब मीटिंग को कॉल भी आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, जब सेशन शुरू होना होता है, सेशन शुरुआत भी प्रेसिडेंट से होती है, सेशन खत्म भी प्रेसिडेंट करता है। सेशन बुलाने को जब शुरू होना होता है ना, उससे पहले सारे एमपीज को लेटर जाती है, जिसे हम कहते हैं समन चला गया। समन प्रेसिडेंट के द्वारा जाता है। इस समन के अंदर लिखा होता है आपको किस दिन, किस टाइम पे और किस जगह पे आपको इकट्ठे होना है। ऑब्वियसली पार्लियामेंट की बिल्डिंग पर, प्रेसिडेंट की मर्जी है, प्रेसिडेंट का मन कर रहा है कि आज सबको लॉन पे बुला लिया जाए, किसी भी गार्डन लॉन में बुला लेगा। किस टाइम, किस डेट, हर चीज स्पेसिफाई की जाती है कि इस दिन आइए आप और कानूनों के ऊपर विचार करना शुरू कीजिए, कानून पास कीजिए। जब आपके सारे लोगों को वापस भेजना है, तब आपके वापस भेजने के टाइम जो मोशन वो भी प्रेसिडेंट पास करता है, उसे कहते हैं आपकी, सॉरी, प्रोरोग कर दिया गया। प्रोरोग कर दिया गया। प्रोरोग का मतलब होता है बस एक प्रेसिडेंट की तरफ से थैंक यू लेटर, थैंक यू आप आए, अब आपकी पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा अब आपके रिसेस पे चले गए हैं, यानी कि छुट्टियां हो गई हैं, अब अगली बारी आपको जब बुलाया जाए तब आ जाना। तो ऐसे ही समन प्रोरोग, समन प्रोरोग, समन प्रोरोग। पर प्रोरोग से पहले ना देखो, अब ये, अब लेट्स सपोज ये 40 दिन का सेशन है। अब 40 दिन लगातार 24 घंटे थोड़ी काम होता है।
सुबह लेट्स सपोज आपके 10 बजे सेशन शुरू हुआ, शायद उस दिन सारा काम 5 बजे तक खत्म हो गया। अब ये जो पूरा सेशन चल रहा है, लेट्स सपोज लोकसभा का सेशन चल रहा है, देखो लोकसभा में अगर आपने सारा हाउस की सेटिंग देखी हो, लोकसभा में एक सेंटर में पर्सन बैठा होता है, उस पर्सन को हम कहते हैं स्पीकर। लोकसभा में उसे स्पीकर बोला जाता है। राज्यसभा में, ये दोनों हाउसेज अलग अलग इनके हाउसेज हैं, वहां पे जो बैठा होता है उसे हम चेयरमैन कहते हैं। जब दिन खत्म हो जाता है ना, दिन के एंड में आपका ये कि आज का काम खत्म हुआ, आज बस काम खत्म हुआ, तब ये आपके जो अनाउंसमेंट करते हैं उसे कहते हैं एडजर्न कर दिया गया, एडजर्नमेंट हो गई है। एडजर्नमेंट में हमेशा जो होता है ना, हमेशा डेट और टाइम मेंशन्ड होता है कि आपने अब कब आना है। जैसे लेट्स सपोज कोई भी सपोज कर लो, आज आपकी डेट क्या है, हाँ 9 अगस्त है। लेट्स सपोज अभी आपका सेशन चल रहा होता है 9 अगस्त 2022, दोपहर के 4 बज गए, ठीक है। अब आपके स्पीकर ने अनाउंस कर दिया कि आज के लिए एडजर्नमेंट होती है अब, और उस एडजर्नमेंट में टाइम लिखा होगा, अब हम मिलेंगे 10 अगस्त को सुबह, चलो थोड़ा टाइम चेंज कर देते हैं, 10:30 बजे। तो यानी कि इसका मतलब 10:30 बजे अगले दिन शुरू होगा। इस तरीके से एडजर्नमेंट के अंदर टाइम होता है। अब जब स्पीकर या चेयरमैन को लगता है ना कि अब सेशन खत्म कर देना चाहिए, ठीक है, या अभी फिलहाल के लिए कोई काम नहीं है, तो अभी बता नहीं सकते कि अगले दिन आना है या नहीं आना, उनके पास एक और ऑप्शन होती है, वो पास कर जाते हैं एडजर्नमेंट साइन डाई। एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइन डाई में ये फर्क है, साइन डाई में ना आपके नो डेट एंड टाइम, इसमें कोई डेट एंड टाइम स्पेसिफाइड नहीं होता, लिखा नहीं होता। आपके स्पीकर या चेयरमैन आपको बताएंगे आपको किस दिन आना है, तब तक आप दिल्ली में ही रहिएगा, प्रेजेंट रहिएगा, ठीक है, जिस दिन जरूरत पड़ेगी आपको बुला लेंगे। तो इसमें कोई टाइम नहीं होता। ये दो चीजों के लिए यूज होता है, यहां तो कुछ टाइम अब आपके मतलब सेशन के बीच में कुछ दिन आपकी पार्लियामेंट के किसी हाउस को नहीं बुलाना, या जब काम खत्म हो जाता है और प्रेसिडेंट को एक तरह से मैसेज देना होता है कि हमारा काम हो चुका है, अब आप बता दीजिएगा कि कोई और काम है जो हम वापस जाएं। तो अगर कोई और काम होगा तो प्रेसिडेंट वो अलॉट कर देगा, मतलब वो डायरेक्टली अलॉट नहीं करता, प्राइम मिनिस्टर वो सारे करते हैं, वो मेन पॉलिटी में पढ़ेंगे सब कुछ। नहीं तो प्रेसिडेंट को पता चल जाता है कि अच्छा इनका काम खत्म हो गया, तभी इन्होंने एडजर्नमेंट साइन डाई इशू कर दिया है, तो प्रेसिडेंट फिर प्रोरोग कर देता है, ठीक है, कि बस सेशन खत्म होता है। बिना प्रेसिडेंट के परमिशन के ना ये लोग पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं, ना घर जा सकते हैं। यह प्रिंसिपल हमने ब्रिटेन से लिया है, जहां पे वो यूज करते हैं टर्म क्वीन इन पार्लियामेंट, यानी कि बिना रानी की मर्जी के उनकी पार्लियामेंट नहीं बैठती। हमारे यहाँ पे सेम प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट का कंसेप्ट है, जब तक प्रेसिडेंट नहीं कहेगा पार्लियामेंट ना बैठेगी ना जाएगी, ठीक है। तो ये चीज हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट की है, ठीक है। तो यही सारे जो समन होते हैं, एडजर्नमेंट क्या होता है, साइन डाई और प्रोरोग, सारी टर्मिनोलॉजी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट है आपकी एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में। देखो एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है इस टाइम प्रेजेंटली, मतलब ये आपके चाइना से आने वाले कुछ कटिंग टूल्स के ऊपर लगने वाली है, तो मैं इस चीज के बारे में बता दूं। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, देखो लेट्स सपोज कोई सामान था, एक पेन मान लेते हैं, एक पेन चाइना के अंदर उसकी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, अभी प्रॉफिट नहीं जोड़ा, कुछ नहीं जोड़ा, वो बन ही इंडिया की वैल्यू के ऊपर 10 रुपए का बन रहा है। ऐसा सेम पेन इंडिया भी बना रहा है, और इंडिया के अंदर भी उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 10 रुपए है, ठीक है। अब जब ये पेन अगर मैं कोई ड्यूटी कुछ ना लगाऊं और ये कंपनीज प्रॉफिट भी नहीं कमा रही, कम से कम ये मार्केट में 10 रुपए का बिकना चाहिए, ठीक है। अगर मैं चाइना के ऊपर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगा रहा, यहाँ कोई टैक्सेस नहीं लगा रहा, 10 रुपए का तो बिकना ही चाहिए।
पर कई बारी कंट्रीज क्या करती हैं, जैसे चाइना की गवर्नमेंट क्या करती है कि हमारे इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बर्बाद हो जाए, वो कंपनीज को कॉन्टैक्ट करके कहते हैं कि आप क्या करो, अपना पेन 7 रुपए का बेच दो। अब अगर चाइना पेन 7 रुपए का बेचने लग जाएगा, चाइना गवर्नमेंट कहेगी बाकी 3 हम दे देंगे। वो ये क्यों कर रहे हैं, ताकि लॉन्ग टर्म में, अब देखो दोनों पेन सिमिलर हैं, तुम मार्केट जाओगे, तुम कहोगे ये सस्ता, ये ले लेते हैं, ये पेन बिकना बंद हो जाएगा। इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो पेन बना रहे थे उनकी कंपनी घाटे में जाएगी, लॉन्ग टर्म में बंद हो जाएगी। अब अगर इंडिया की कंपनी बंद होगी, अब कल इस पेन को 7 की जगह चाहे 12 रुपए का भी बेचो, कंपटीशन कौन सा बचा है। तो ऐसी प्रैक्टिसेस, जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग रेट से भी सस्ते में बेचा जाता है ना किसी कंट्री के द्वारा सामान, उसे कहते हैं कि वो लिटरली हमारे यहाँ पे अपना सामान डंप कर रहे हैं, फेंक रहे हैं बस। तो गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, जब ऐसी चीजों के ऊपर शक पड़ता है, इंडिया की सरकार क्या करेगी, ताकि कंपटीशन बना रहे, इंडिया की सरकार इसके ऊपर इंडिया की सरकार इसके ऊपर 3 रुपए टैक्स लगा देगी, ताकि उसकी फिर से कीमत 10 रुपए हो जाए। अब फिर से कस्टमर के पास 2 ऑप्शन है, तो सरकार ने 3 रुपए टैक्स में भी कमा लिए, कंपटीशन भी बना रहा, और आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी चलती रही। इस तरीके से सरकार ये एंटी डंपिंग ड्यूटीज इंपोज कर देती है, ठीक है, ताकि ये चीज हो सके। नेक्स्ट है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। एंटी डिफेक्शन लॉ, अब ये एंटी डिफेक्शन क्या होता है, देखो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना 10th शेड्यूल इंसर्ट किया हुआ है। अब ये 10th शेड्यूल किस चीज से डील करता है, देखो इंडिया के अंदर ना एक फ्रेज यूज होता था 1967 में, बहुत ज्यादा यूज हुआ है। एक हरियाणा के एमएलए थे गया लाल, उन्होंने बेसिकली उन्होंने इतनी बारी अपनी पार्टियां चेंज की हैं कि एक पैरा उनके साथ जुड़ गया, फ्रेज उनके साथ सॉरी जुड़ गया, आया राम गया राम। क्योंकि उन्होंने बारी बारी कभी इस पार्टी में आते, वापस उसमें चले जाते, फिर किसी में चले जाते, फिर किसी में। तो पॉलिटिशियन जब इतना ज्यादा बदलते रहते हैं, तो बार बार आया राम गया राम के बेसिकली कोई सिक्योरिटी नहीं है। आज एमएलए उठ के, एमपी उठ के कोई और पार्टी ज्वाइन कर जाए, तो जिन्होंने इलेक्शन जीती है उनके हाथ से सरकार ही चली जाएगी, वो तो बंदे ही सारे के सारे बदल के, ठीक है। लेट्स सपोज कोई इलेक्शन हुई, ए पार्टी थी, बी पार्टी थी, सी पार्टी थी। ए पार्टी मेजॉरिटी सीटें जीत की, लेट्स सपोज 60% सीटें इनकी आ गई, तो सरकार इनकी बनने वाली थी। पर सी पार्टी आई, सी पार्टी ने क्या किया, इनके मतलब सी पार्टी को खुद लगा लेते हैं 30% वोटें मिली थी, ठीक है। ये बी पार्टी के पास सिर्फ 10% रहेगी। ये क्या करें, अगर ये 60% में से 30% को कन्विंस कर लें, या चलो 20% को कन्विंस कर लें कि हमारे साथ आ जाओ, ठीक है, तो होगा क्या, ए पार्टी में से लोग छोड़ के इस पार्टी में आ गए हैं, अब इनके पास सडनली 50% सीटें हो गई हैं, और इनके 20% ड्रॉप हो गए, इनके पास 40% लोग ही रह गए। तो अब लोगों ने जिताया इन्हें था, इनके लोगों को जिताया था, पर वो लोग अपनी पार्टी बदल गए और अब सी सरकार बना रही है। ऐसा इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा होने लग गया था, एमपी एमएलए खरीदे बेचे जाने लग गए थे, और इसके कारण इंडिया की पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज हो गई थी। इस पूरी प्रैक्टिस, जब आप अपनी पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में चले जाते हो इलेक्शन के बाद, जब आप ऑलरेडी जीते हुए हो, उसे कहते हैं कि आप डिफेक्शन कर गए हो, आप डिफेक्ट कर गए हो, आप पार्टी बदल गए हो। इसलिए इंडिया के अंदर कानून बनाया गया जिसे कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, या इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसका 10th शेड्यूल भी डाला गया, ठीक है। ये आपकी 1985 में डाला गया था। इसमें कोई भी लेजिस्लेटर अगर वॉलेंटरली अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ता है, तो उसकी सीट अपने आप कैंसिल कर दी जाएगी। पर इसके ऊपर फैसला सुनाने वाला, जैसे जो भी हेड कर रहा है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जैसे आपको अभी मैंने बताया था लोकसभा के अंदर जैसे स्पीकर हो गया, स्पीकर डिसाइड करेगा, जैसे लोकसभा की जैसे मैंने बात बताई कि क्या वो पर्सन गिल्टी है, उसे सस्पेंड कर देना चाहिए, मतलब निकाल देना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, ठीक है। तो कई बार अभी भी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। कई बार क्या होता है, कोई पार्टी चेंज कर जाता है, पर जिनके साइड चेंज किया स्पीकर उनका अगर है, वो फिर डिस्क्वालीफाई नहीं करता। इस वजह से ये हो गया था, अगर ये सिनेरियो बन गया,
जिनके पास मेजोरिटी होती है ना, स्पीकर उन्हीं का ही होता है। अब सी वालों ने अपना स्पीकर बना लिया, ए वालों ने कंप्लेंट फाइल की कि हमारे ये जो 20% एमपी हैं या एमएलए हैं, एमपी लगा लो लोकसभा के केस में, कि ये पार्टी बदल गए हैं। उनकी केस की सुनवाई करनी है स्पीकर ने, पर स्पीकर तो इन्हीं की पार्टी का है। स्पीकर क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है, और इसके खिलाफ कहीं तुम और अपील नहीं कर सकते, और इसी सिस्टम की मेन प्रॉब्लम है। इसके अलावा आपके जो टोटल हाउस होता है ना, हाउस में 3 टाइप के लोग होते हैं इलेक्टेड, 3 टाइप के मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड और इलेक्टेड के अंदर ही, मतलब इलेक्टेड 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके पार्टी के लोग जो किसी ना किसी पार्टी से लड़ रहे हैं, और दूसरे जो आजाद उम्मीदवार होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। जो ये इंडिपेंडेंट लोग हैं ना, इन्हें इलेक्शन जीतने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन करनी अलाउड नहीं होती, इन्हें अब पूरा टाइम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे रहना। तो आज यही हुआ है हिमाचल प्रदेश, मतलब यही न्यूज थी, हिमाचल प्रदेश असेंबली के जो स्पीकर हैं उन्होंने डिसाइड करना है, क्योंकि कांग्रेस ने कंप्लेंट की है, 2 इंडिपेंडेंट एमएलए जो इंडिपेंडेंट थे, हिमाचल में इंडिपेंडेंट जीते थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तुम बिना सीट खाली किए ऐसे पार्टी को नहीं ज्वाइन कर सकते अगर आप एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो। तो इस कारण ग्राउंड बनता है कि नॉमिनेट सॉरी, ये जो इंडिपेंडेंट है ये डिस्क्वालीफाई हो जाए। पर वही बात है, क्योंकि इस टाइम हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है और स्पीकर भी उन्हीं की हैं, तो अभी देखने वाली बात होगी वो उन्हें सस्पेंड करते हैं या नहीं करते, मतलब निकालते हैं, सस्पेंड नहीं, निकाल ही दिया जाता है, एक्सपेल कर दिया जाता है। तो इस चीज पे कंट्रोवर्सी बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वालिटी इन गार्डियनशिप। देखो इंडिया के अंदर एक एक्ट एग्जिस्ट करता है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट। ये 1956 में बनाया गया था। ये बेसिकली बच्चे जो माइनर बच्चे हैं, माइनर चिल्ड्रन हैं, उनकी गार्डियनशिप के लिए, अगर पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है तो पेरेंट्स में से किसे बच्चा मिलेगा, उसकी एक्चुअली डीलिंग इस एक्ट के अंडर होती है। तो ये एक्ट बेसिकली ना थोड़ा सा बायस्ड है, इसे इक्वल बनाने की अब कोशिश रेकमेंड की गई है, अभी सिर्फ पार्लियामेंट्री पैनल ने रेकमेंड किया है कि इसे बराबर बनाया जाए। क्या प्रॉब्लम है कि अभी जो एक्ट है ना, वो एक तो जॉइंट गार्डियनशिप नहीं देता। जॉइंट गार्डियनशिप का मतलब है कि चाहे पेरेंट्स अलग हो गए हैं पर दोनों पेरेंट्स मिलके पाल लें, वो किसी एक साइड पे ही सेटल करेगा कि ये मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरी चीज है कि ये मदर को फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं देता ये एक्ट, ये फादर को ही प्रेफरेंस देता है कि अगर डिवोर्स होता है बच्चे के ऊपर पहला राइट फादर का है। तो इस कारण ये बायस है मदर को लेके, कि मदर को पहला राइट नहीं मिलता बच्चे को क्लेम करने का, गार्डियनशिप क्लेम करने का। मदर को तभी राइट मिलता है या तो अगर फादर की डेथ हो जाए, डिसीज, ठीक है, तो वो कह सकती है कि मुझे गार्डियनशिप दी जाए, या अगर वो अनफिट है, जो फादर है वो किसी ना किसी रूप से अनफिट है, फाइनेंशियली अनफिट है, मेंटली अनफिट है, या फिजिकली वायलेंट है, ऐसी सारी चीजों को लेके फिर अनफिट के ग्राउंड पे फिर मदर को दे दी जाती है। नहीं तो बाय चॉइस हमेशा सबसे पहले फादर को ही अलॉट की जाती है। तो इसी कारण एक फर्स्ट राइट जो है वो अपने आप ही ऑलरेडी बायसनेस शो करता है। इस कारण अभी इस एक्ट को मॉडिफाई करने की सलाह दी गई है, मॉडिफाई हो नहीं रहा अभी भी सिर्फ सलाह दी गई है। दूसरी हमारे और कानूनों में भी प्रॉब्लम है, जैसे कि अडॉप्शन की बात की जाए इंडिया में जो भी LGBTQ कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, निधि बेसिकली अगर फादर ने मना कर दिया, मना फादर खुद नहीं कर सकता, किसी के पास राइट नहीं होता कि वो मना कर दे कि मैंने बच्चे को नहीं रखना। ये कोर्ट डिसाइड करता है कि फादर को देना है या नहीं देना। अगर उन्हें उसकी मनाही में लग रहा है कि ये शायद आगे ध्यान ही नहीं देगा तो ऑब्वियसली वो अनफिट हो गया। ठीक है, तो अपने आप कोई खुद नहीं मना कर सकता होता, कोर्ट ही डिसाइड करते हैं कि गार्डियनशिप किसके पास जाएगी। ठीक है, तो ये चीज। अब यहां पे अगर अडॉप्शन की बात की जाए, अडॉप्शन
में आपकी जो LGBT कम्युनिटी, जो आपके गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, क्वेयर, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, इस कम्युनिटी के लोगों को बच्चा अडॉप्ट करना अलाउड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे भी अडॉप्शन के लॉज में बहुत सारी बायसनेस, यहाँ पे उल्टी साइड बायसनेस है कि एक फीमेल, अनमैरिड फीमेल एक बच्चा अडॉप्ट कर सकती है, मेल और फीमेल दोनों में, पर एक अनमैरिड मेल पर्सन, चाहे वो मेंटली फिट हो, इकोनॉमिकली फिट हो, पर वो फीमेल चाइल्ड अडॉप्ट नहीं कर सकते। उसके बाद एक एज लिमिट भी है, वहां पे अगर बच्चा अडॉप्ट करने की, वहां पे मेन की एज थोड़ी ज्यादा है, वुमेन की कम है, तो वो एज बराबर नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इस कारण ये सारी चीजें ये पॉइंट आउट करने की जरूरत है। ठीक है, तो हर एक्ट को अब लॉन्ग टर्म में, इंडिया में एक प्रोग्रेसिव ट्रेंड है, अगर तुम देखो, जहां पे हम बात करते हैं अमेरिका जैसी कंट्री, जो अबॉर्शन के राइट्स भी वुमेन से छीनी जा रहे हैं, इंडिया के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड है कि हम ये सोच रहे हैं कि बराबरी एक्चुअली कैसे की जाए। ठीक है, तो पॉजिटिव कल्चर है जिसे इनकरेज किया जाना चाहिए हर साइड से। ठीक है, लास्ट में कैंटिलन इफेक्ट। अब ये एक आपके इकोनॉमिस्ट, 18th सेंचुरी के फ्रेंच इकोनॉमिस्ट है रिचर्ड कैंटिलन, उनके नाम से इफेक्ट है। इसका कहने का ये पूरा कंसेप्ट है क्या कि देखो, जब आपकी इकोनॉमी काम कर रही होती है ना, आपकी सारी इकोनॉमी दो प्रिंसिपल पे काम करती है, डिमांड और सप्लाई। कोई चीज मार्केट में बनेगी, कोई चीज मार्केट में बनेगी, कोई कंज्यूमर उसे खरीद लेगा, कंज्यूमर उसके बदले पैसे पे करेगा, और चीज बनेगी, किसी और को बिक जाएगी। तो एक परफेक्ट साइकिल चलता रहता होता है, जहां पे डिमांड आई, सप्लाई गई, डिमांड आई, सप्लाई गई, इस तरीके से सारी इकोनॉमी काम करती है। कोई डिमांड करेगा तभी तो चीज बनेगी पीछे, इस तरीके से। पर डिमांड इस चीज पर डिपेंड करती होती है कि उस चीज का प्राइस क्या है, और लोगों के पास पैसा कितना है। ठीक है, क्योंकि डिमांड इसी मुताबिक होगी ना, जो पर्सन, लेट्स सपोज एक 3 लाख रुपए का टीवी लगा लो, है कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कुछ निकाला है, जब नए नए टीवी आते हैं 3-3.5 लाख तक भी लॉन्च कर रही हैं आजकल कंपनियां, 3-3.5 लाख के टीवी, अब हर पर्सन तो खरीदने से रहा। ठीक है, क्योंकि 3 लाख का टीवी हर पर्सन तो नहीं लेने वाला, उसकी जो डिमांड आएगी उतनी ही सप्लाई आएगी। पर कल लेट्स सपोज आपकी जो आरबीआई है या जो बैंक्स हैं, बैंक्स आपके इसके ऊपर बहुत ही आसान किश्तों के ऊपर लोन देना शुरू कर दें। ठीक है, लेट्स सपोज बैंक्स दे रहे हैं कि इस टीवी को आप अगले 5 साल में इसकी किश्तें चुका दें, तो शायद बहुत सारे लोग कहें चलो 5 साल में धीरे धीरे पैसा चुकाना है, 3 लाख रुपए हम चुका देते, कई और लोग भी आ जाएंगे ना। पर उसके कारण क्या होगा, अब मार्केट में डिमांड बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई है, पर शायद कंपनी ने उतनी प्लानिंग नहीं की, उतनी सप्लाई नहीं है पीछे, सप्लाई कम है। अब उसके कारण प्रॉब्लम क्या होगा कि आपकी महंगाई, प्राइस राइज और ज्यादा हो जाएगा। अब ये सारी चीज में कैंटरलिन ने क्या बोला है, कैंटरलिन ने ये बोला कि जब भी ये प्राइस राइज होता है, सबसे ज्यादा बेनिफिट में मतलब वो रहते हैं जो सबसे पहले पैसे का एक्सेस पा लेते हैं, क्योंकि उन्हें, जिन्हें स्टार्टिंग में जिन्होंने लोन ले लिया, या जिनके पास डिमांड गई, जो कंपनियों के पास डिमांड गई, कंपनियों के ओनर के पास तो पैसा बढ़ने लग गया है, पर बाद में महंगाई बढ़ेगी तो हर पर्सन को अपनी बाकी चीजों के ऊपर कट बैक करना पड़ता है। तो जब भी आपकी मनी सप्लाई बढ़ाई जाती है इकोनॉमी में, और पैसा लोगों को आसानी से किस तरीके से देने की कोशिश की जाती है, आपकी इकोनॉमी के अंदर पैसा और ज्यादा रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जहां पे जिस पर्सन के पास पैसा जा रहा है उसके पास ज्यादा जाने लग जाएगा, पर जो चुका रहा है उसे ज्यादा महंगाई आने वाले टाइम पे फेस करनी पड़ेगी। एक कैंटिलन ने 18th सेंचुरी में बोला था, बहुत अर्ली स्टेज पे, और यही सारा प्रिंसिपल जो मैंने अभी आपको बताया वो यहाँ पे समझाया गया। सर काइंडली एक और एक्सप्लेन और करिए। कौन सी वाली चीज को? बहुत बड़ा सर कंसेप्ट करेंगे, मैंने समझाया। कैंटलॉन सर, हम सुना नहीं है क्या एक्चुअली? करण जी, अपने में बहुत बड़ा स्टार्टिंग से कंसेप्ट हो जाएगा। एक बेसिक चीज बताता हूँ ऊपर ऊपर से। देखो, डिमांड और सप्लाई के ऊपर इकोनॉमी काम करती है। अगर
आसानी से अगर आपके बैंक्स लोन देने लग जाएंगे, सब कुछ देने लग जाएंगे, होगा क्या, उसका मतलब है कि आपकी पैसे की सप्लाई मार्केट में बढ़ा दी गई है। सप्लाई बढ़ा दी गई है तो पैसे की सप्लाई बढ़ा दी गई है, यानी कि पैसा और ज्यादा इकोनॉमी में आ गया। अगर पैसा और ज्यादा इकोनॉमी में आ गया है, उतनी चीजें पीछे बंद तो रही नहीं है, पर ये एक्सेस पैसा जो बना रहे थे उनके पास जाने लग जाएगा, क्योंकि डिमांड आ रही है ना। पर धीरे धीरे इसका प्राइस राइज होगा, महंगाई बढ़ेगी, तो अपने आप जिन्होंने तो कमाया है, जिन्होंने तो, जिनका ये प्रोडक्ट बिक रहा था, वो कंपनियां तो, जो अमीर है वो और अमीर होने लग जाता है। पर गरीब को आगे जाके महंगाई और ज्यादा फेस करनी पड़ती है। पैसा, यानी कि जो पैसा बढ़ाया भी गया था, मनी सप्लाई में लोन दिए गए थे, वो अमीरों के पास ही पहुंच जाता है फिर से। ठीक है, तो ये मैंने आपको ब्रॉड में बताया, एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक है, वो चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा कंसेप्ट था। लास्ट करंट अफेयर है आपके एक्स वज्र प्रहार। एक्स का मतलब है एक्सरसाइज। वज्र प्रहार ये आपकी इंडो अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है। देखो बेसिकली हम इंडिया बहुत सारे देशों के साथ ना मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स एक्सरसाइजेस करते हैं, ताकि एक तो हमारी वॉर प्रिपेयर्डनेस बढ़े, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करना सीख सके। अगर कभी वॉर में हम दोनों एक साथ जाते हैं, हमें पता हो कैसे कोऑर्डिनेट करना है। ठीक है, टैक्टिक्स और ज्यादा इंप्रूव कर सके आपस में काम करके, इस कारण ऐसे एक्सरसाइजेस की जाती हैं। तो ये पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे कि क्वेश्चन आ जाएगा, वज्र प्रहार इंडिया किसके साथ एक्सरसाइज करता है? यूएसए के साथ। या कौन सी टाइप की एक्सरसाइज है ये? जॉइंट स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है, मिलिट्री की फोर्सेस की। ठीक है, तो उनके साथ ये बालको हिमाचल में हो रही है। इस साल इसका 13th एडिशन है। ये ऑल्टरनेटिवली दोनों देशों में होती है, एक साल इंडिया में होगी, फिर अमेरिका में होगी, फिर उससे अगले साल फिर इंडिया में होगी, फिर अमेरिका में। ऑल्टरनेटिव साल होती है। ठीक है, 12th एडिशन अमेरिका में था, 11th भी आपका बकलो के अंदर ही था जो हिमाचल में है। ठीक है, तो इस तरीके से, तो इस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। कोई भी डाउट?